Hello, my dear students and all my viewers. Welcome to my YouTube channel Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar Kuchwaha. Dear students, in this channel, I regularly upload new videos for class 6 to class 12, Hindi and English medium, UP board, and also competitive videos of other subjects. So, dear students, if you found video useful, then like, share, and subscribe my channel for new updates. Dear students, today I am going to explain intermediate English prose, the first chapter, A Girl with a Basket, that is written by William C. Douglas. Dear students, in this video, I will explain the most important passages and I will also tell you how to write, how to explain the hint, reference, and context with explanation. And that is most important video because in intermediate board exam the first question is explanation, and that is very important because starting यदि आंसर लिखते समय स्टार्टिंग के क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, एक्चुअली लिखना तो सारे क्वेश्चंस तो करेक्ट है, लेकिन अगर हमारी स्टार्टिंग बढ़िया होती है तो उसका एंड तक उसका लय बना रहता है और हमें बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं. Okay, dear students, let's go to the video to know the explanation of this lesson. Dear students, today we are going to know the explanation of the lesson A Girl with a Basket. That is the lesson of intermediate prose book, the first chapter. A Girl with a Basket. That is written by William C. Douglas. आज हम लोग इसका कुछ मेन पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशंस जानेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये बोर्ड एग्ज़ाम में फ़र्स्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है, इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. इसको जानते हुए हम लोग जानेंगे ये कोई रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, ये दिस इज़ द थिंग्स ऑफ अंडरस्टैंड. तो इसमें जानना पड़ेगा हमको हिंट क्या है, रेफरेंस क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, फिर उसको कैसे हम लोग एक्सप्लेनेशन बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं. तो मैंने 3 पैराग्राफ लिए हैं अ गर्ल विथ अ बास्केट नामक प्रोज के फर्स्ट चैप्टर से. तो आइए पहला पैसेज देखते हैं. पहला पैसेज का हिंट होगा द प्लेट. ये पहला पैसेज का हिंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट या फॉलोइंग पैराग्राफ या स्टेंजा. अगर पोइट्री का होगा तो स्टेंजा करके आएगा, अगर प्रोज का होगा तो फॉलोइंग पैसेज करके इस तरह आना है इसको. तो हम लोग पहला हिंट देखते हैं. पहला हिंट है द प्लेटफॉर्म्स वर डॉट 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 हु स्पोक इंग्लिश. इसको आप लोग बुक से खोज सकते हैं, हालांकि हाँ बुक से खोज लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है बुक से खोजना. ये आपका सेकंड पैराग्राफ होना चाहिए आपके बुक का. देखते हैं द प्लेटफॉर्म्स वेयर डॉट डॉट हु स्पोक इंग्लिश. देखते हैं शुरुआत में हम लोग हिंट लिखने के बाद हिंट में आपको पैराग्राफ का 2-3 वर्ड स्टार्टिंग का और 2-3 वर्ड एंड का लिखना होता है. तो इसके बाद हम लोग रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं. हम चाहें तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, हम चाहें तो रेफरेंस को अलग कर सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट को अलग कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों को एक ही में कर सकते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस में हमको लिखना होता है कि ये जो लाइन्स हैं, ये जो पैराग्राफ है, ये आपकी प्रोज बुक के किस चैप्टर से लिया गया है, और इसको ये भी बताना होता है कि इस चैप्टर के राइटर कौन है. कॉन्टेक्स्ट में हमको बताना होता है कि पैसेज का इंडिकेशन किस दिशा में है, राइटर इस पैसेज या इस पैराग्राफ को लिखने के पीछे या इस लेसन को लिखने के पीछे उनकी मंशा क्या है, उनका कंक्लूज़न क्या है, आइडिया क्या है. तो हमको कंक्लूज़न को लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट में. तो आइए देखते हैं इसका रेफरेंस हम लोग लिखेंगे. These lines have been extracted from the chapter A Girl with a Basket. It is written by William C. Douglas. The author was traveling from Delhi to Raebareli by train. At every station, he got down and talked to the people. इसको हिंदी में एक्सप्लेन करके देखते हैं. These lines have been extracted. यह पंक्तियाँ ली गई हैं, यह पंक्तियाँ उद्धृत की गई हैं. इन पंक्तियों को लिया गया है कहाँ से,
फ्रॉम द चैप्टर अगल विथ अ बास्केट नामक। तो इन प्रमुख पंक्तियों को अगल विथ अ बास्केट नामक चैप्टर से लिया गया है। इट इज़ रिटन बाय विलियम सी डॉगलस। इट इज़ रिटन बाय विलियम सी डॉगलस। यह विलियम सी डॉगलस जी के द्वारा लिखा गया है। तो आपने पढ़ा इसमें कि उपर्युक्त उद्धरण या उपर्युक्त पैसेज अगल विथ अ बास्केट नामक चैप्टर से लिया गया है और जिसके राइटर विलियम सी डॉगलस जी हैं। ये हो गया आपका रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं कि इस पैसेज में किस विषय के बारे में बात किया गया है। देखते हैं। द ऑथर वॉज ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू रायबरेली बाई ट्रेन। लेखक दिल्ली से रायबरेली ट्रेन के द्वारा यात्रा कर रहे थे। एट एवरी स्टेशन ही गॉट डाउन एंड टॉक टू द पीपल। एट एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पर, ही गॉट डाउन, वह उतरते थे, एंड टॉक टू द पीपल, और लोगों से बात करते थे। तो हमको पता है, हमने टेक्स्ट पढ़ लिया है। हमने टेक्स्ट में जाना था कि विलियम सी डगलस इंडिया आए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो ही वांटेड टू नो द पल्स एंड ओपिनियंस ऑफ द एन एटीट्यूड टुवर्ड द कंट्री एंड द पीपल ऑफ रिचेस्ट एंड मिडिल एंड लोवेस्ट पीपल। तो इसलिए वो आए थे। इसलिए ही बोट डाउन फ्रॉम all the platforms when the train stopped and talked to the people, and 2 or 3 persons with whom he talked, and one of them was able to speak English, and with whom he talked in English, and he talked about world affairs and present day news also. We have studied already about it. देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंट को हिंदी में संकेत कहते हैं, रेफरेंस को हिंदी में संदर्भ कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट को हिंदी में प्रसंग बोलते हैं, और एक्सप्लेनेशन को हिंदी में व्याख्या बोलते हैं। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस पैसेज द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग हिज इनकाउंटर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ रेलवे स्टेशन। कहते हैं इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग, लेखक डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, हिज इनकाउंटर, अपने सामना को, जो भी वो सामना करते हैं, जिसको अपने प्रत्यक्ष रूप में से देखते हैं, एट द प्लेटफॉर्म में ऑफ रेलवे स्टेशन के। तो कहते हैं इस पैसेज में राइटर ने उन बातों का एक्सप्लेन किया है जिनको वह इनकाउंटर करते हैं रेलवे स्टेशन पर, अर्थात सामना करते हैं। बताते हैं कि इन दिस पैसेज द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग हिज इनकाउंटर। इस पैसेज में लेखक जो भी सामना करते हैं, जिन जिन चीज़ों का सामना करते हैं प्लेटफॉर्म पर, स्टेशन में, उन बातों का वो इसमें वर्णन करते हैं। फिर देखते हैं ही ऑब्जर्व अ ग्रेट वेरियंस देयर। ही ऑब्जर्व, उन्होंने महसूस किया, अ ग्रेट वेरियंस, एक बड़ा मतभेद, एक बड़ा परिवर्तन। कहाँ पर? देयर, वहाँ मीन्स रेलवे स्टेशन पर जो लोग टहल रहे थे। कहते हैं ही ऑब्जर्व अ ग्रेट वेरिएशन देयर, उन्होंने वहाँ पर काफ़ी मतभेद देखा, काफ़ी अंतर देखा, काफ़ी अलगाव देखा। ही सेज दैट द प्लेटफॉर्म वॉज फुल ऑफ पीपल, उन्होंने देखा कि वो कहते हैं कि प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। हु बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, जो भिन्न भिन्न धर्मों के थे। कहते हैं कि वह प्लेटफॉर्म उन लोगों से भरा हुआ था जो डिफरेंट रिलीजन्स के थे, जो भिन्न भिन्न धर्मों के थे, जैसे सिख, मुस्लिम, हिंदू। जैसे उनमें से कुछ सिख थे, कुछ मुस्लिम थे, और कुछ हिंदू भी थे। एंड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, और भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग सोसाइटियों से भी थे, अलग अलग समाज से थे। जैसे उनमें से कुछ लोग सोल्जर्स थे, कुछ लोग मर्चेंट थे, कुछ लोग प्रीस्ट थे, कुछ पोर्टर्स थे, कुछ बेगर्स थे, और कुछ हॉकर्स थे। तो बताते हैं कि उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म के अनुयायियों को भी देखा, जैसे सिख, मुस्लिम और हिंदुओं को भी देखा, और डिफरेंट सोसाइटी वाले लोगों को भी देखा। जैसे उन्होंने देखा कि वहाँ पर सोल्जर्स भी थे, सिपाही थे,
मर्चेंट थे, व्यापारी थे, प्रीस्ट थे, पुजारी थे, पोटर्स, पोटर मीन्स कुली थे, और बेगर्स मीन्स मांगने वाले थे, और हॉकर्स मीन्स फेरी वाले भी थे। मतलब उस प्लेटफॉर्म में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग अपने अपने व्यवसायों को करने में व्यस्त थे, बिजी थे। कहते हैं मोस्ट ऑफ देम वेयर बेयर फूट, अधिकतर उनमें से पैदल थे, नंगे पैर थे, एंड ड्रेस्ड अप इन लूज वाइट गारमेंट्स, और उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे, उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। और टू हैव कन्वर्सेशन, कहते हैं टू हैव कन्वर्सेशन, वार्तालाप करने के लिए, ऑथर हैड टू आस्क, लेखक को पूछना पड़ता था, एटलीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से, ही कुड फाइंड वन, तब उनमें से उसको कोई एक मिलते थे, हु कुड स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश में बात कर सकते थे। तो कहते हैं कि चूंकि वो एवरेज स्टेशन पे उतरते थे और लोगों से बात करते थे, जिस कारण से उनको मालूम चले कि देश के लोग कैसे हैं, तो जब वो बात करेंगे तब मालूम चलेगा। बिकॉज ही वॉज एन इंग्लिश मैन एंड द इंडियन पीपल वेयर हिंदी पीपल मैन, सो he was facing some problems, so he talked at the station at least two or three persons, and then he found one of them who could speak in English well। तो कहते हैं कि वो स्टेशन पर जाते थे जब, तो कन्वर्सेशन करते थे, वार्तालाप करते थे, तो आथर को कम से कम 3 लोगों से बात करना पड़ता था, बिफोर ही कुड फाइंड वन हु कुड स्पीक इंग्लिश, यह जानने के लिए कि इंग्लिश कौन बोल सकता है, क्योंकि उनको वार्तालाप करनी थी। तो इसलिए कहते हैं कि टू हैव कन्वर्सेशन, वार्तालाप करने के लिए, ऑथर हैड टू आस्क, लेखक को पूछना पड़ता था, एटलीस्ट 3 पीपल, कम से कम 3 लोगों से, बिफोर ही कुड फाइंड, तब जाकर के उनको मिलते थे, वन, कोई एक, हु कुड स्पीक इंग्लिश, जो उनसे इंग्लिश में बात कर सकते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था पहला एक्सप्लेनेशन। इस पहले एक्सप्लेनेशन को आप लोग फिर से समझेंगे। एक्सप्लेनेशन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, पहले उस पैसेज को जो आपके टेक्स्ट बुक में है उसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद उस पैसेज को अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसलेट करके भी आप कर सकते हैं या समझ करके भी कर सकते हैं। और इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि जब कोई टेक्स्ट पढ़िए तो उस लाइन को पढ़ने के बाद ये सोचिए कि उस लाइन को आप अपने अनुसार कैसे लिख सकते हो इंग्लिश में। सेम टू सेम नहीं लिखना है, सेम टू सेम लिखने मतलब कॉपी कर लेना होता है। सेम टू सेम ना लिख करके हमको उस टेक्स्ट को पढ़ना है, उस लाइन को पढ़ना है। उस लाइन को पढ़ने के बाद 1-2 लाइन 3 लाइन पढ़ने के बाद हमें कोशिश करना है उन 2-3 लाइन्स को मर्ज करके 1-2 लाइन अलग से बनाई जाए, उसी को हम समझेंगे, वही हमारा एक्सप्लेनेशन कहलाता है। एक्सप्लेनेशन मीन्स होता है उस टेक्स्ट को पढ़ करके, उस पैसेज को पढ़ करके अपने शब्दों में उस टेक्स्ट को लिखना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं सेकेंड पैसेज देखते हैं। सेकेंड पैसेज इज आल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस का मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम। इसमें है हिंट लिखा हुआ है, द चिल्ड्रन सेलिंग डॉट 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 ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, द चिल्ड्रन सेलिंग डॉट 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 ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। इसको भी पढ़िएगा, ये भी आपको मिल जाएगा लास्ट से दूसरा या तीसरा पैराग्राफ होगा ये। चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेयर सन एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज डॉट 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 करके ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो कि पहले से भीड़ से भरा हुआ था। वहाँ पर अपने वायर से अपने थिंग्स या अपने आर्टिकल्स बेचने को आए थे। इस पैसेज में पढ़ना है हमको, बट बिफोर स्टार्ट इट वी नीड टू राइट द वर्ड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। हिंट के बाद क्या आता है? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को अलग अलग भी कर सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस पैसेज ऑलरेडी। तो कहते हैं कि आप रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट को साथ में लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी हमने साथ में ही लिखा हुआ है। कहते हैं कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट इन दीज लाइन्स या देयर लाइन्स, या दीज होना चाहिए यहाँ पे, THESE, दीज लाइन्स हैव बीन, THESE, दीज, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। तो these lines have been extracted from the chapter A Girl with a Basket. It is written by William C. Douglas. In these lines, the author is describing the plights of refugees. He is telling about their struggles to survive in the cities. तो यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं
कि दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चैप्टर अ गर्ल विथ अ बास्केट। यह चैप्टर, यह लेसन, यह पैसेज चैप्टर या लेसन अ गर्ल विथ अ बास्केट से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उद्धृत किया गया है, अवतरित किया गया है, लिया गया है। तो कहते हैं यह पैसेज अ गर्ल विथ अ बास्केट से लिया गया है और इट इज़ रिटन बाय विलियम सी डॉगलस। यह विलियम सी डॉगलस जी के द्वारा लिखा गया है। इन दीज लाइन्स द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द प्लाइट्स ऑफ रिफ्यूजीज। कहते हैं इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग, ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं प्लाइट्स। प्लाइट्स मीन्स होता है दुर्दशा, स्थिति। दुर्दशा मीन्स दयनीय स्थिति ऑफ रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों के जो कहाँ से आ गए थे, पाकिस्तान को छोड़ करके इंडिया आ गए थे। क्यों आ गए थे? बिकॉज दिस वॉज द टाइम when India and Pakistan was parted, and due to religious fanaticism many people left Pakistan and came to India, and they were called refugee people, and the children of the refugees were called refugee children। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं ये refugees तो कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं ये लाइन को। इन दीज लाइन्स द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग द प्लाइट्स ऑफ द रिफ्यूजीज। इन पंक्तियों में लेखक ने शरणार्थियों के दुर्दशा का वर्णन किया है। फिर है ही इज़ टेलिंग अबाउट देयर स्ट्रगल्स टू सर्वाइव इन सिटीज़। कहते हैं ही इज़ टेलिंग, वो बता रहे हैं, अबाउट देयर स्ट्रगल्स, उनकी कठिनाइयों के बारे में, टू सर्वाइव, जो जीवित रह सकें, इन सिटीज़, शहरों में, उनके सर्वाइव के बारे में, उनके जीविकोपार्जन के माध्यम के बारे में बताते हैं कि कैसे वो किस काम को करके सिटीज़ में रह रहे थे और किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे और उनकी स्थिति क्या थी, उनकी दुर्दशा क्या थी। इस चैप्टर में हमको इस लाइन में या इस पंक्ति में, इस पैसेज में हमको जानना है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या करना है, आपको टेक्स्ट को बुक ओपन करना है, टेक्स्ट बुक ओपन करना है, इस पैसेज को खोजना है। दैट इज स्टार्टिंग विथ द वर्ड द चिल्ड्रेन सेलिंग डॉट डॉट एंड एंड विथ ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। तो इस पैसेज को आपको बुक से टेक्स्ट बुक से खोजना है, इस टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद फिर उसी को अपने वर्ड में, उस पैसेज को अपने वर्ड में कैसे आप लोग इंग्लिश में राइट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो करना है। मैंने वही यहाँ किया हुआ है। देखते हैं। द ऑथर सेज दैट द चिल्ड्रेन हु वेयर सेलिंग बास्केट्स ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर द सन एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज। कहते हैं द ऑथर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि द चिल्ड्रेन, बच्चे, हु वेयर सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरियाँ बेच रहे थे, ऑन द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म में, वेयर द सन एंड डॉटर्स, वे पुत्र और पुत्रियां थे, ऑफ द रिफ्यूजीज, उन शरणार्थियों के। तो लेखक कहते हैं कि वे बच्चे जो रेलवे स्टेशन पर टोकरियां बेच रहे थे, वे उन्हीं शरणार्थियों के डॉटर एंड सन्स थे, सन्स एंड डॉटर्स थे। फिर कहते हैं देयर चिल्ड्रंस पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन सिटीज़। वहाँ पर चिल्ड्रंस पेरेंट्स ने, चिल्ड्रंस के माता पिता ने, एंड रिलेटिव्स और उनके सगे संबंधियों ने, हैव गैदर्ड, इकट्ठा कर लिया था, सिटीज़, शहरों में, टू अर्न देयर लिविंग्स, अपने जीविकोपार्जन के लिए। मीन्स उन्होंने खुद को शहरों के पास इकट्ठा कर लिया था जिससे कि वह कुछ अपने जीविकोपार्जन का माध्यम खोज सकें। फिर देखते हैं दे हैड स्टार्टेड स्मॉल स्टॉल्स, उन्होंने एक स्मॉल स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था, भंडारण करना शुरू कर दिया था, अपने सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था ताकि वो जा कर के प्लेटफॉर्म्स में और उधर जहाँ पर गैदरिंग होता है वहाँ पर उसको बेच सकें और कुछ अर्निंग कर सकें जिससे कि दे कैन फेड देम एंड देयर फैमिली। फिर है सम ऑफ देम वर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डनरी थिंग्स। कहते हैं सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वेयर मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण करते थे, ऑर्डिनरी थिंग्स, साधारण चीज़ों को, लाइक बास्केट्स एंड फैंस, जैसे कि बास्केट्स और फैंस, उनमें से बहुत से लोग टोकरी का निर्माण करते थे, साधारण पंखों का निर्माण करते थे। और दे आर
स्ट्रगलिंग, वे संघर्ष कर रहे हैं, हार्ड, कठिनाई से, टू अर्न अ लिविंग, टू अर्न, पैसे कमाने के लिए, अ लिविंग, जीने के लिए, थ्रो ऑल देयर एज द मार्केट वॉज ऑलरेडी फुल विथ सच आर्टिकल्स एज वेल एज पीपल। कहते हैं जिस तरह से लोगों से वह स्थान भरा हुआ था, उसी प्रकार से वह स्थान लोगों की चीज़ों से पहले से ही भरा हुआ था। तमाम वहाँ पर बेचने वाले ज़्यादा थे, खरीदने वाले बहुत कम थे। इस प्रकार के लोगों से वह स्थान पूरा भरा हुआ था, चीज़ों से भी भरा हुआ था। लोग गरीब थे और तब पर भी वो किसी प्रकार से थोड़े बहुत दाम में ही अपनी चीज़ों को बेच करके दे वर ट्राइंग टू सर्वाइव, they were trying to revive there, because they had nothing to earn, they had nothing to feed their family and for himself all themselves also. So they were only and only forced to buy the handmade articles, and they were able to they were able to sell these things at the platforms and other gathering places to earn money. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकेंड स्टेंजा, सेकेंड पैसेज में हमने ये सारी चीज़ें जानी हैं। लास्ट स्टेंजा, लास्ट पैसेज देखते हैं। लास्ट पैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है। लास्ट पैसेज का हिंट है, दे आल्सो हैव डॉट 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 सोल ऑफ इंडिया, दे आल्सो हैव डॉट 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 सोल ऑफ इंडिया। ये इस पैसेज या इस टेक्स्ट बुक का, इस चैप्टर का लास्ट पैसेज है जो कि 20 से लिया गया है। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस डॉट 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 से लेकर के ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, ये इसका आपका पैसेज है जो टेक्स्ट का, इस गर्ल विथ अ बास्केट फर्स्ट लेसन का, प्रोज का, इंटरमीडिएट का फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट लेसन का लास्ट पैसेज है। इसको देखते हैं। इसका रेफरेंस भी वही पुराना ही होगा। रेफरेंस आपको एक ही बार, एक चैप्टर में रेफरेंस एक ही बार बनता है, उसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग होता है। तो रेफरेंस देखते हैं। These lines have been extracted from the chapter A Girl with a Basket. It is written by William C. Douglas. यह पैसेज A Girl with a Basket से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इट इज़ रिटन बाय विलियम सी डॉगलस, और यह विलियम सी डॉगलस जी के द्वारा लिखा गया है। फिर कहते हैं इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, कहते हैं इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में, राइटर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि द स्मॉल गर्ल, वह छोटी सी लड़की, हु हरसेल्फ वाज स्ट्रगलिंग, जो स्वयं संघर्ष कर रही थी, फॉर हर सर्वाइवल, अपने जीविकोपार्जन के लिए, गेव हिम द बेस्ट ग्लिम्स ऑफ इंडिया, जिसने उन्हें भारत की सबसे अच्छी झलक दिखा दी थी। कहते हैं कि इन पंक्तियों में हम जानेंगे कि इन पंक्तियों में या इस पैराग्राफ में लेखक उस लड़की से मिलते हैं और जिसने लेखक को एक सबसे महान भारत की झलक दिखा दी थी। लेकिन वो अपने जीविकोपार्जन के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन लेखक को एक ऐसा मैसेज दे गई जिससे बस थोड़े ही समय में वो समझ गए कि अब एक 9 साल की बच्ची, किसी भी देश की एक 9 साल की बच्ची, दैट इज़ एंड इन द स्टारवेशन एंड वॉर टर्न क्लाथेस, तब पर भी वो किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी विथआउट गिविंग समथिंग। तो कहते हैं कि जब उस छोटी सी बच्ची इतना अधिक सेल्फ रेस्पेक्टेड हो सकती है, इतना प्राउड एंड इतना करेजियस हो सकती है, तो वास्तव में जो बड़े शिक्षित लोग हैं वो कितने अधिक सेल्फ रेस्पेक्टेड होंगे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन की शुरुआत होती है, इन दिस पैसेज द ऑथर सेज दैट, इन पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि इंडिया हैड अ ग्रेट एडोरेशन, कि भारत एक महान एडोरेशन है, आराधना का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है। एडोरेशन मीन्स क्या होता है? एडोरेशन श्रद्धा का केंद्र है। फिर से देखिए इसको, इंडिया इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द ऑथर सेज दैट, लेखक कहते हैं कि पीपल इन इंडिया, भारत में लोग, हैड ग्रेट एडोरेशन, महान आस्था रखते हैं, महान आराधना रखते हैं, ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की, अर्थात इनकी आज़ादी की तीव्र इच्छा है। कहते हैं ऑल द पीपल ही मेट, जिन लोगों से भी वह मिले थे, डिग्निफाइड एंड फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्टेड, वे सभी क्या थे?
डिग्निफाइड थे, वे सभी अभिमानी अर्थात अपने आप में स्व रेस्पेक्ट रखने वाले थे, आत्मसम्मान रखने वाले थे, एंड फुल ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, और स्वयं का सम्मान रखने वाले थे। वे सभी डिग्निफाइड थे, अभिमानी लोग थे, वे सभी खुद के अहंकार अर्थात खुद पर गर्व करने वाले लोग थे, और सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्म रेस्पेक्टेड लोग थे, सम्मानित लोग थे, आत्मसम्मानित लोग थे। फिर आगे कहते हैं द ऑथर वाज मोस्ट इम्प्रेस्ड, इस बात से लेखक बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं, एंड इंस्पायर्ड बाय ब्यूटी चाइल्ड, और उस छोटी सी बच्ची के द्वारा बहुत अधिक इंस्पायर्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, हु वाज जस्ट 9 years old, जो केवल 9 years old की थी। तो कहते हैं कि लेखक जब उस छोटी सी बच्ची से मिलते हैं जो कि सिर्फ 9 वर्ष की थी, उससे लेखक बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। उन्हें देख उस बच्ची को देख करके उन्हें यहाँ के लोगों के रेस्पेक्ट और यहाँ के लोगों की भावनाओं के बारे में महसूस होता है, और कहते हैं कि शी रिप्रेजेंटेड द ब्रेव, सी रिप्रेजेंटेड, जिसने रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, ब्रेव एंड डिग्निफाइड सिटीजन, ब्रेव बहादुरी का, और डिग्निफाइड और अभिमान का, जिसने बहादुर और अभिमान नागरिकता को दर्शाया, जिसने लेखक के हृदय को अधिक प्रभावित किया, लेखक के मन को अधिक प्रभावित किया। तो शी वॉज बोर्न इन पुअर्टी, यद्यपि वह गरीबी में पैदा हुआ थी, यद्यपि वो गरीब थी। शी वॉज बोर्न इन पुअर्टी एंड डिड नॉट बेग, वो मांग तब पर भी शी डिड नॉट बेग, उसने मांगा नहीं। वो गरीब थी, वो भूखी थी, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, गंदे थे। शी वॉज रियली इन द एंड ऑफ स्टारवेशन, वह वास्तव में भूखमरी की कगार पर थी, लेकिन तब पर भी उसने मांगना स्वीकार नहीं किया। हाथ से बनी हुई चीज़ें थी, उनको बेचते थे, और उनके बेचने से जो पैसे मिलते थे उसी से वो अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। तो कहते हैं शी वॉज इलिटरेट, वह अशिक्षित थी। इलिटरेट मीन्स अशिक्षित। शी वॉज इलिटरेट बट न्यू द मीनिंग्स, लेकिन उसको मायने पता था, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, उन्हें मेहनत का महत्व मालूम था। कहते हैं कि शी वॉज इलिटरेट बट न्यू द मीनिंग्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, वो अशिक्षित थी लेकिन उन्हें कठिन मेहनत का महत्व मालूम था, कठिन मेहनत और सम्मान का महत्व मालूम था। फिर कहते हैं शी वॉज नॉट ट्रेंड इन गुड एंड कल्चर्ड बिहेवियर। कहते हैं शी वॉज नॉट ट्रेंड, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, उस बच्ची को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। गुड एंड कल्चर बिहेवियर, अच्छी और सांस्कृतिक व्यवहार करने का, उन्हें उस बच्ची को अच्छे व्यवहार करने का और कल्चर्ड बिहेवियर करने की कोई शिक्षा नहीं दी गई थी। बट शी वॉज वेल अवेयर, लेकिन उस बच्ची को अच्छे से ज्ञान था, दैट नथिंग इज़ एबव दैन, जो उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। शी वंस सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्म सम्मान, वो उसके अंदर था, अर्थात उसके ग्रामर और मैनर की जानकारी नहीं थी, लेकिन तब पर भी उसको सबसे महत्वपूर्ण जो कल्चर संस्कृति है वो आत्मसम्मान है, जिसकी उसको पूर्ण जानकारी थी। फिर कहते हैं दिस गर्ल हैड शोन हिम द ट्रू एंड रियल इंडिया ऑफ प्योर सोल। कहते हैं दिस गर्ल, इस छोटी सी बच्ची ने, शोन हिम, उनको दिखा दिया, द ट्रू एंड रियल इंडिया ऑफ प्योर सोल, सच्ची और भारत की आत्मा की वास्तविक झलक। कहते हैं भारत की आत्मा की शुद्धता को उस छोटी सी बच्ची ने लेखक के सामने प्रस्तुत कर दिया, जिसको देख करके वह ही बिकेम वेरी इम्प्रेस्ड, वो बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, और इसीलिए वो जा कर के फाइनली पंडित नेहरू जी से उस घटना के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि दैट इज़ वाई आई हैव बिकम आई लव्ड विथ इंडिया एंड इट्स पीपल, यही कारण है कि मैं भारत और भारतीयों से इतना अधिक स्नेह करने लगा हूँ। तो दिस इज़ द थर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन, द लेसन अगल विथ अ बास्केट, दैट इज़ written by William C. Douglas,
इसको एक्सप्लेन करना है डियर स्टूडेंट्स, और इसको फेयर कॉपी बना करके भी आपको लिखते चलना है चैप्टर बाय चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स मैंने पार्ट 4 में मुझे देना है, पार्ट 4 बनाऊंगा, उस पार्ट 4 में क्वेश्चन आंसर्स भी इसका रहेगा, और इसके बाद इसके जो कॉम्प्रीहेंशंस और होते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इसलिए इस कॉन्टीन्यूटी को बनाए रखिएगा डियर स्टूडेंट्स। Please like, share and subscribe my channel Learn English with Pradeep. If you found the video useful, subscribe my channel. Okay dear students, thanks for today. Stay home, stay safe.